ओहो, खीर तो फ्रिज में रखना मैं भूल ही गई। मेरा दिमाग भी ना, अभी रख देती हूँ, जब तक बच्चे आएंगे ठंडी हो जाएगी। आशा जी ने अपने आप से बातें करते हुए खीर का डोंगा फ्रिज में रखा और अपने द्वारा 4 घंटे किचन में पसीना बहाकर बनाए गए पकवानों को एक बार और अच्छे से देखा कि सब ठीक है या नहीं। आशा जी किचन से बाहर आई और बाहर बरामदे में बैठे अपने पति देव कुमार जी से होठों पर मुस्कान लिए उत्सुकता से पूछा, सौरभ या गौरव का फोन आया क्या? कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग? देव कुमार जी ने आशा जी की बात का कोई उत्तर ना दिया तो आशा जी ने दोबारा देव कुमार जी को झंझोड़ते हुए पूछा, बताइए ना जी, कब तक पहुंच जाएंगे वो लोग? अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ थोड़ा। सुबह से कोई 50 बार पूछ चुकी हो तुम अपने बेटों के आने का। आ जाएंगे वो लोग, आ जाएंगे। देव कुमार जी ने कुछ उकताते हुए उत्तर दिया। आशा जी ने फिर कहा, आप पिता हैं ना, आप क्या जाने माँ के दिल की तड़प क्या होती है। मेरे बेटे पूरे 7 माह बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं, खुश कैसे ना हूँ। हाँ मेरी प्यारी पत्नी, आज का दिन तो तुम्हारे लिए दिवाली से कम नहीं। देव कुमार जी ने आशा जी के गाल खींचकर मजाकिया अंदाज में कहा। फिर बोले, सौरभ का अभी कुछ देर पहले ही फोन आया था, तब उन लोगों ने लैंड किया था। मानो अभी एयरपोर्ट से घर तक आने में 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। 1.5 घंटे बाद तुम्हारे बेटे, बहुएं, पोता पोती सब तुम्हारे पास होंगे। आशा, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। सुबह से किचन में सबके मनपसंद पकवान बना बना कर थक गई होंगी तुम। कहीं तबीयत ही ना खराब हो जाए तुम्हारी। नहीं जी, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। अब तो मेरे बच्चे हमसे मिलने और हमें अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। मेरा तो वैसे ही 1 किलो खून बढ़ गया है, आशा जी ने खुश होते हुए कहा। आशा जी और देव कुमार जी की शादी को अब 40 साल होने को आए थे। जब आशा जी का विवाह देव कुमार जी से हुआ तब आशा जी सिर्फ 18 बरस की थी और देव कुमार जी 28 बरस के। दोनों की उम्र में पूरे 10 बरस का फर्क था, परंतु जितना फासला उनकी उम्र में था उतने ही अटूट प्रेम से उन दोनों का रिश्ता भी बंधा हुआ था। देव कुमार जी अपनी पत्नी आशा जी को जी जान से प्रेम करते थे। दोनों के बीच में बड़ा ही प्रेम भाव था। जहां देव कुमार जी विनम्र और शांत स्वभाव, दृढ़ उसूलों वाले व्यक्ति थे, वहीं आशा जी थोड़ी चंचल, नटखट और बातूनी स्वभाव वाली थी। परंतु दोनों की जोड़ी 2 हंसों के जोड़े जैसी थी। देव कुमार जी खाद्य विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायर हो चुके थे, जबकि आशा जी एक होम मेकर थी। उनके 3 संतानें हैं, 2 बेटे और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम सौरभ और छोटे का नाम गौरव है और बेटी है रेणुका। सौरभ और गौरव दोनों बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। सौरभ की पत्नी का नाम साक्षी है और उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मानव 10 बरस का और छोटा बेटा आदित्य 8 बरस का है। और गौरव की पत्नी है गौरी, उनके भी 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा रोहित 7 बरस का और छोटी बेटी रिद्धि 4 बरस की है। बेटी रेणुका की शादी भी इसी शहर में हुई है। वह एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत है। रेणुका के पति आनंद जी भी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उन दोनों के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा आरव और एक प्यारी सी बेटी अनन्या। आशा जी ने अपने पूरे परिवार को बहुत ममता और प्यार से संजोया है। वह अपने तीनों बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। शादी और जॉब के बाद दोनों बेटे एक एक करके बेंगलोर चले गए और रेणुका की भी शादी हो गई तो आशा जी बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। अब इस घर की 4 दीवारें उनको खाने को दौड़ने लगी थी। अकेलेपन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अब उन्हें हर समय अपने बच्चों की आस रहती थी और अब उम्र के इस पड़ाव पर वो अपने जीवन के अंतिम कुछ साल अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती थी। आज उनके दोनों बेटे और बहुएं उनसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए आशा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब दोपहर के 12 बज चुके थे। अचानक डोरबेल बजती है तो आशा जी, जो अपने बच्चों की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलती हैं और सामने अपने बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। उनकी तो जैसे सच में दिवाली मन गई थी। बच्चे आशा जी को प्रणाम करके अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर देव कुमार जी के भी पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं और दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, देव कुमार जी सबको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं और छोटी रिद्धि तो आते ही दादाजी की गोदी में चढ़कर बैठ जाती है। मेरे बच्चों, इतनी लंबी यात्रा करके तुम सब लोग थक गए होंगे। चलो जल्दी जल्दी सब लोग हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। आशा जी ने रोहित और आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा।
सब लोग फ्रेश होने लगे, तब तक आशा जी ने सबका मनपसंद बनाया हुआ खाना लगा दिया। वाओ दादी, आपने इतना यम्मी यम्मी खाना बनाया है। दादी यू आर द बेस्ट, आदित्य ने इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर खाना देखकर सौरभ के बड़े बेटे मानव का घर का स्वादिष्ट खाना देखकर माथा ठिनक जाता है और चाइनीज खाने का शौकीन मानव अपनी मम्मी साक्षी से कहता है, मम्मी क्या ये सब, मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे तो आप शेजवान नूडल्स मंगवा कर दो या फिर जोमेटो से ऑर्डर करो। क्योंकि मानव को चाइनीज खाना बहुत पसंद था और अक्सर वो घर का खाना ना खाकर बाहर से ऑर्डर करके खाता था। अरे मेरे बच्चे मानव, देखो मैंने तुम्हारे लिए शाही पनीर बनाया है, आशा जी मानव से कहती हैं। हाँ भैया, खाकर देखो कितना स्वादिष्ट बना है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे, आदित्य और रोहित भी बोले। रहने दीजिए माँ जी, वो मानव को घर का खाना भाता नहीं है, मैं इसके लिए शेजवान नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ, साक्षी अपनी सास आशा जी से कहती है। बच्चे तो बच्चे, गौरव की पत्नी गौरी का भी घर का खाना देख के मुंह पिचक जाता है और वो मुंह बना के कहती है, क्या माँ जी, आपको भला क्या ज़रूरत थी इतना ऑयली खाना बनाने की, इतनी सारी कैलोरीज, बाप रे, यह खाना खाकर तो मेरे 3 महीने की जिम में पसीना बहाने की मेहनत और डाइट पर पानी ही फिर जाएगा। छोटी बहू गौरी की बातें सुनकर आशा जी का तो जैसे मुंह लटक जाता है, और लटके भी कैसे ना, उन्होंने इतनी मेहनत से सुबह से उठकर इतने प्यार से सबके लिए उनके मनपसंद पकवान जो बनाए थे। देव कुमार जी भी ऐसी बात पर बहू का मुंह देखने लगे तो गौरव कुछ खींचते हुए बोला, वो क्या है ना पिताजी, गौरी अपना वेट कम करने के लिए ज़रा थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग और जिम कर रही है, बस इसीलिए वह इस खाने से परहेज कर रही है, वरना खाना तो मस्त स्वादिष्ट बना है। माँ के हाथों में तो जादू है जादू। मैं तो भाभी और गौरी से भी यही कहता हूँ कि मेरी माँ जैसा स्वाद किसी के हाथों में नहीं। अब जाकर आशा जी के मासूम से चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। आशा जी अपने मन में सोचती हैं, बात तो सही है, आजकल के बच्चे ऐसा तला भुना मसालेदार खाना कहाँ पसंद करते हैं। आजकल तो लोग स्वस्थ रहने के लिए बड़े जतन करते हैं। मेरी ही गलती है, मुझे ही ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए था। रात में भी आशा जी दोनों बेटों के कमरे में सबके लिए दूध और देसी घी में भुने हुए मखाने और ड्राई फ्रूट्स लेकर जाती हैं। आशा जी अपना सारा खाना अपने हाथों से बनाए शुद्ध देसी घी में ही बनाती थी और अपने दोनों बेटों के लिए घर का शुद्ध देसी घी बनाकर रखती थी। और जब भी दोनों बेटे आते थे, उन्हें अपने हाथों की बनी देसी घी की मिठाइयाँ, मठरियाँ और ना जाने क्या क्या बनाकर देती थी। सबको दूध देकर आशा जी अपने कमरे में आ गई। बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है ना जी, कितना अच्छा लग रहा है, सच में दिवाली जैसा लग रहा है। काश हमारा घर हमेशा ऐसा ही रहता, आशा जी ने देव कुमार जी के निकट बैठते हुए कहा। सच कहती हो तुम आशा, पर अब काहे का अफसोस, अब तो हमारे बच्चे हमें लेने आ गए हैं, अब हम हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेंगे, देव कुमार जी ने खुश होते हुए कहा। फिर कुछ उदास होते हुए बोले, बस रेणुका भी मिलने आ जाती हमसे और अपने भाई भाभियों से तो घर की रौनक में 4 चांद लग जाते, उसी की कमी खल रही है बस। कोई नहीं जी, आप मन उदास ना करो, उसने मुझसे वादा किया है कि छुट्टी मिलते ही वह बच्चों के साथ हमसे मिलने बेंगलोर आएगी, फिर हम सब साथ मिलकर घूमने चलेंगे। बेंगलोर तो बड़ी अच्छी जगह है, मैंने फ़ोन पर देखा है। आशा जी देव कुमार जी को तसल्ली देते हुए बोली। अच्छा यह बताइए पत्नी श्री कि आपने सारी पैकिंग कर ली है ना हम दोनों की? सारा सामान ध्यान से रख लेना, मेरी शुगर की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ, देव कुमार जी ने अपनी पत्नी आशा जी से पूछा। हाँ जी, आप चिंता ना करो, मैंने सब ध्यान से रख लिया है, कुछ सामान बाकी है वो कल सुबह में रख लूँगी, ट्रेन तो शाम में है ना। बस मुझे कल याद दिला दीजिएगा, देसी घी का डब्बा और सारी मिठाइयाँ मैंने अभी फ्रिज में रख दी हैं, जाते समय कहीं भूल ना जाऊँ। हम दोनों के कुल मिलाकर 4 बैग्स हो गए हैं जी, कुछ ज़्यादा तो नहीं है? आशा जी ने कुछ सोचते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं भाई, अब हम वहाँ परमानेंट रहने जा रहे हैं तो सब ज़रूरत का सामान तो लेकर ही जाएंगे ना, कपड़े, अपनी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ, देव कुमार जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा। फिर बोले, अच्छा क्या तुमने मेरा दूर और पास दोनों का चश्मा रख लिया ना? हाँ जी रख लिया है, सब रख लिया है ध्यान से, आशा जी ने कहा। फिर कुछ चहकते हुए बोली,
मैं तो सब पड़ोसियों से भी मिलाई हूँ, क्या पता फिर हम कब वापस आएंगे या आएंगे भी या नहीं। बल्कि वो नीना मिश्रा जी तो बोल रही थी कि वहाँ जाकर एक बार हमें भी बुलाना, बड़ी अच्छी जगह है। आशा जी की बात सुनकर देव कुमार जी थोड़ा हंसने लगते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा भाग्यवान, अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है और बची हुई पैकिंग भी करनी है। सुबह आशा जी आरती करके सबके लिए गर्म गर्म नाश्ता बनाती हैं और खुशी खुशी अपनी बाकी की पैकिंग करती हैं। आशा जी और देव कुमार जी दोनों बहुत खुश थे। आशा जी को लगा कि शाम 4 बजे की ट्रेन है, दोपहर के खाने में कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ और साथ में रास्ते के लिए आलू की सब्जी और पराठे भी बना लूँगी, बच्चों को अच्छा लगेगा। बस खाने का पूछते ही आशा जी सबसे पहले अपने छोटे बेटे के कमरे में गई, परंतु छोटे बेटे गौरव और बहू गौरी की बातें सुनकर उनके पांव दरवाजे तक ही रुक गए। अरे भाग्यवान, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन भैया को और मुझे जो अपने पुराने ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लेने थे, वे बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए हमारा आना ज़रूरी था, वरना मेरा कौन सा बड़ा लार टपक रहा था जो मैं यहाँ आता। वो तो बस सोचा कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो तुम लोग और बच्चे भी साथ में चले चलो, गौरव उकताते हुए लहजे में पत्नी से कह रहा था। इतना सुनते ही आशा जी की सारी खुशफहमियाँ आसमान से ज़मीन पर आ जाती हैं, परंतु फिर भी अपनी भावनाओं के सागर को छुपाते हुए गौरव के कमरे में जाती हैं और छोटी रिद्धि को गोद में उठाते हुए जैसे ही गौरव से कुछ कहने लगती हैं, उनके बोलने से पहले ही गौरव बोल पड़ता है, माँ आप जल्दी खाना वाना तैयार कर दीजिए, हमें जल्दी ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ेगा। आशा जी बेटे की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, मैं वही पूछने तुम्हारे पास आ रही थी। वैसे मेरी और तुम्हारे पिताजी की तो सारी पैकिंग हो गई है, बस मैं भी खाना बनाकर जल्दी तैयार हो जाती हूँ। आपकी पैकिंग? गौरी आश्चर्यचकित होकर थोड़े ऊंचे स्वर में बोलती हैं। तब तक बड़ा बेटा सौरभ और बहू साक्षी भी उसी कमरे में आ जाते हैं। माँ और पिताजी की पैकिंग की बात सौरभ के कानों में पड़ती है तो वह भी बोल पड़ता है, माँ आपने और पिताजी ने किसके कहने पर और किस खुशी में अपनी पैकिंग की है? बेटे के मुंह से यह बात सुन आशा जी तो जैसे बर्फ की सिल्ली की भांति अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। आंसू पलकों की मुंडेर तक आ जाते हैं, परंतु अभी तो उनके बूढ़े कानों को बहुत कुछ सुनना बाकी था, बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना बाकी था। इतने में गौरव कुछ खींचते हुए लहजे में बोला, माँ आप इधर आइए, आइए यहाँ बैठिए इधर मेरे पास। माँ का हाथ पकड़ अपने पास सोफे पर बैठाता है और बोलता है, माँ देखिए अभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, मेरी इनकम से मेरा घर खर्च ही बहुत कम चल पाता है। माँ बेंगलोर बड़ा शहर है, वहाँ का खर्च काफ़ी ज़्यादा है, पिताजी की चिंदी सी पेंशन से वहाँ कुछ नहीं होने वाला, और सौरभ भैया का फ्लैट तो काफ़ी छोटा सा है। आशा जी अपने आंसू रोक के चुपचाप बेटे की बात सुन रही थी कि बड़ी बहू भी बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ जी, गौरव ठीक कहता है, हमारा फ्लैट अभी 2 BHK है। सौरभ और मेरी यही प्लानिंग है कि पहले हम एक 3 BHK फ्लैट का इंतज़ाम कर लें, तभी आपको अपने साथ लेकर जाएं, ताकि जब इतने बड़े घर से निकलकर आप और पिताजी फ्लैट में जाएं तो कोई घुटन महसूस ना हो। सौरभ भी बड़ी चालाकी से पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ माँ, वरना आप या पिताजी वहाँ जाकर बीमार पड़ सकते हैं, फिर हम दोनों तो इतने व्यस्त रहते हैं और आपकी बहुओं को इतनी जानकारी कहाँ, कौन आपको अस्पताल ले लेकर भागेगा। आप तो माँ हैं, एक माँ अपने बच्चे की परेशानी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।